हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि साक्षात्कार की तैयारी आपको किस तरह से करना चाहिए। कुछ मूलभूत बातों को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से बात किया हुआ था। हम लोगों ने बात किया हुआ था कि साक्षात्कार होता क्या है, क्योंकि साक्षात्कार की परिभाषा आप अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तब तक आप साक्षात्कार के लिए बहुत अच्छी तरह से खुद को तैयार नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, साक्षात्कार खुद का प्रदर्शन है, खुद के ज्ञान का प्रदर्शन है। अब ज्ञान कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि स्वज्ञान, मतलब खुद का आप कितना खुद के बारे में जानते हैं उससे संबंधित आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। आप की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही उसके बारे में आपको तैयार करना है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है इससे लेकर के आपको तैयार रहना है। आपके पास व्यवहारिक ज्ञान कितना है इसको लेकर के आपको तैयार रहना है। आप जिस विभाग में जा रहे हैं उस विभाग से संबंधित आप कितना ज्ञान रखते हैं इसके बारे में खुद को तैयार करना है। आपसे यदि मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या होगा यदि, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उस तरह के प्रश्नों का जवाब आपके पास कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको तैयार करना है। आपका हाव भाव किस तरह का होना चाहिए इंटरव्यू में, आपका शारीरिक मुद्रा किस तरह का होना चाहिए। आप कोई भी प्रश्न प्राप्त कर रहे हैं और उस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप अपने हाव भाव और अपने बॉडी पोस्चर को लेकर के क्या असहज हो जाते हैं, इससे संबंधित आपको विशेष तरह से तैयारी करना है। फ्रेंड, आप जैसे ही इंटरव्यू कैबिन में आप प्रवेश करते हैं वैसे ही इंटरव्यू पैनलिस्ट को समझ में आ जाता है कि आप की पर्सनालिटी, आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि आप पूछे गए प्रश्नों का जवाब किस तरह से देते हैं। आपके उत्तर ही आप का प्रदर्शन की दशा और दिशा तय करता है। इसलिए क्या है कि यदि आप थोड़ा डिप्लोमेटिक हो करके साक्षात्कार की तैयारी करते हैं तो फिर आप बहुत ही बेहतर रूप से वहाँ प्रदर्शन करके आ सकते हैं। देखिएगा कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो कई तरह से पूछे जा सकते हैं। कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं, उसको कई तरह की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे कि व्यक्तिगत आधारित प्रश्न, अर्थात आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने परिवार के बारे में कितना जानते हैं, आपने जो भी अभी तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किया है, जिस विषय को लेकर के आपने यहाँ तक पहुँचा है उसे लेकर के आपके पास कितना ज्ञान है, आप किस तरह से मनोवैज्ञानिक प्रश्नों के लिए खुद को तैयार किए हुए हैं। ये सब सारे जो है ना व्यक्तिगत प्रश्नों में आते हैं। इसके बाद फिर दूसरे तरह का जो प्रश्न होता है वह होता है व्यवहारिक ज्ञान का। व्यवहारिक ज्ञान अर्थात सामान्य ज्ञान का। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य से संबंधित आप कितना ज्ञान रखते हैं, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में आप कितना ज्ञान रखते हैं, आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं अर्थात आपके पास अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कितना है। ये सभी बातें व्यवहारिक ज्ञान में आ जाता है, सामान्य ज्ञान में आ जाता है। ठीक है। और तीसरे तरह का जो आपसे प्रश्न, तीसरी श्रेणी का जो प्रश्न रहता है वह होता है आपके विभाग से संबंधित। आप अपने विभाग के बारे में कितना जानते हैं, और विभाग से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि क्या होगा, आप क्या करेंगे। इस तरह के जो प्रश्न आपके बनते हैं वे आपके विभाग से संबंधित कुछ साइकोलॉजी बेस्ड प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को लेकर के आपको तैयार रहना है। लेकिन हम लोग विशेषकर इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि बायोडेटा आप लोगों का किस तरह का होना चाहिए, अर्थात आप किस तरह से खुद से संबंधित अर्थात खुद पर आधारित प्रश्नों को लेकर के तैयार खुद को करेंगे। फ्रेंड, जो प्रश्न आपसे संबंधित होता है उस तरह के प्रश्न को हम लोग व्यक्तिगत प्रश्न कहते हैं या पर्सनल क्वेश्चंस कहते हैं। और पर्सनल क्वेश्चंस की बात जहाँ तक है
तो उसके लिए तो बायोडाटा आपका काफ़ी दुरुस्त होना चाहिए। फ्रेंड, जो बायोडाटा होता है वो दो तरह का होता है। एक तो बायोडाटा होता है जो अपने विभाग को देते हैं, जिस विभाग के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ों का जिक्र नहीं रहता, बस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है। उसके बाद फिर रुचि अभिरुचि के बारे में कुछ जानकारी अगला पूछते हैं। आप लोग भी भरे होंगे, जब आप साक्षात्कार के लिए चयनित हुए होंगे तो उस समय एक फॉर्म फिलअप किए होंगे। उस फॉर्म फिलअप करते समय आपसे पूछा होगा कि आपकी रुचियाँ अभिरुचियाँ क्या है ना। तो उसके आधार पर इंटरव्यू पैनलिस्ट आपसे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आप जो अपने स्तर पर बायोडाटा बनाएंगे वो बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला तो जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो तो काफ़ी अनुभवी है, वो काफ़ी तजुर्बेदार है। आपके कुछ ही डेटा को देख करके अनगिनत प्रश्न वे बना सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्रश्नों की लड़ी लगा सकते हैं आपके समक्ष में। लेकिन उन प्रश्नों को लेकर के क्या आप तैयार है, इस पर आपको विचार करना होगा। फ्रेंड, पर्सनल जो डिटेल्स होता है उससे संबंधित यदि आप प्रश्न प्राप्त करते हैं इंटरव्यूअर्स के तरफ से और आप उन प्रश्नों का जवाब देने में असक्षम या असहजता का अनुभव करते हैं तो यह काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने स्तर पर एक बायोडाटा बनाएं और आपका यह जो बायोडाटा होना चाहिए यह काफ़ी विस्तारित होना चाहिए। इसमें जितने भी तरह के स्वयं से संबंधित प्रश्न आप उसमें डाल सकते हैं। जिस तरह से आप जितना हो सके उतना इसे सूचनात्मक बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे, ठीक है। और जब आप अपने इस बायोडाटा को तैयार कर लेंगे तो किसी जानकार के हाथों इसे सौंप देना है, या बहुत बड़ा जानकार नहीं है लेकिन हाँ वो प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं आपसे, इस बायोडाटा को देख करके उनको इसे सौंप देना है और उनको कहना है, उनसे अनुरोध करना है कि आप इस मेरे बायोडाटा से जो भी मन करें उस तरह के प्रश्न आप पूछें। उनसे यह भी अनुरोध करें कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर के यदि वह थोड़ा अजीब फील करते हैं कि इस तरह का उत्तर नहीं आना चाहिए तो उस पर वो टिप्पणी करते चले जाएं। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड, ये जो बायोडाटा मैं इस बायोडाटा पर जो मैं टिप्पणी करने के लिए आज जा रहा हूँ वो बायोडाटा काफ़ी ईज़िली उपलब्ध है। आप हमारे वेबसाइट anandamtutorials.com में जाएंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे, फिर इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और फिर इस पर आपको खुद को तैयार कर लेना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह सेशन है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो बात करते हैं नाम, है ना। नाम से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लिया जाए कि आपका नाम है हरि प्रसाद या हरि सिंह या हरि कुमार, व्हाटएवर, इससे संबंधित आपके प्रश्न भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन का ही आपसे किए जाएं। मान लीजिए आपका नाम हरि है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके नाम से संबंधित कोई महान हस्ती के बारे में यदि जानते हैं तब बताइए। हो सकता है कि आप बताएं कि सर मैं हरि प्रसाद चौरसिया जी के बारे में जानता हूँ। अगर हरि प्रसाद चौरसिया जी के बारे में आपने बताया तब फिर हरि प्रसाद चौरसिया जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि किस तरह के वो शख्सियत है, किस तरह की पर्सनैलिटी है ना। वो किस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त किया है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप यदि बोलते हैं कि मैं राजा हरि सिंह के बारे में जानता हूँ जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, उससे संबंधित फिर जम्मू एंड कश्मीर कुछ राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के फिर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि किन्हीं को लगे वहाँ पर कि हरि तो एक भगवान का भी नाम है ना, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं कि बताइए भगवान का एक नाम हरि है
बताइए हरि का मतलब क्या होता है? ठीक है, हरि, भगवान को हरि क्यों कहा जाता है? आप कहिएगा, मान लीजिए कहते हैं कि क्योंकि वो हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? दुख हर लेते हैं, पाप हर लेते हैं, इसलिए वे हरि कहलाते हैं। ठीक है, तो देखें आपके नाम से संबंधित कितने तरह के प्रश्न बन गए। इससे भी ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, वो तो इंटरव्यू के पैनलिस्ट पर डिपेंड करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 20/4/1991 है, मान लिया जाए यह है आपका डेट ऑफ बर्थ। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो डेट ऑफ ईयर है आपका, जो ईयर ऑफ बर्थ है आपका 1991, हो सकता है इस पर काफ़ी सारे प्रश्न बन जाए। पूछा जा सकता है कि बताइए 1991 में कोई घटना हुई थी तो उसके बारे में बताइए, किस तरह की घटना हुई थी। 1991 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत तक की अर्थव्यवस्था उदारीकृत हुई थी, लिबरल इकोनॉमी घोषित हुआ था, है ना। उससे संबंधित प्रश्नों की लड़ी लग सकती है। यह मत सोचिए कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आप साहित्य बैकग्राउंड से आए हैं, तो प्रश्न आपके उसी बैकग्राउंड से आएंगे। किसी भी बैकग्राउंड से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे एक साधारण एग्ज़ाम के लिए नहीं जा रहे हैं, आप यूपीएससी में के तरफ से कंडक्ट इंटरव्यू में आप जा रहे हैं। उन लोग काफ़ी विद्वान होते हैं, प्रकांड विद्वान होते हैं। वो इंटरव्यू लेते लेते इतना तजुर्बा हो जाता है कि उनके पास हर तरह के ज्ञान उपलब्ध होते हैं। आपको करना है कि ये जो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ज़रूर करिएगा। आप अपनी बायोडेटा को सबसे पहले दुरुस्त बनाइएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इसको बनाना है। मैरिटल स्टेटस यदि आपकी है, आप शादीशुदा है, तब शादीशुदा है, ऐसी स्थिति में भी प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, कि यदि महिला है आप, तब आपसे प्रश्न बन सकता है कि आप कैसे हम लोग चाहेंगे दूसरे जगह पर आपको पोस्टिंग देने के लिए, तो क्या आप वहाँ पर जाने के लिए तैयार होंगे? आप एक महिला होने के नाते कैसे खुद को तैयार करिएगा इस तरह की परीक्षा के लिए, है ना। आप क्या होप सिकनेस का शिकार तो नहीं है। बहुत तरह के प्रश्न मैरिटल स्टेटस को लेकर के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में क्या है कि अभी हो सकता है न्यूमेरोलॉजी पर आधारित कुछ प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप यदि देते हैं तो फिर क्या है कि ईमेल एड्रेस में यदि आप कुछ विशेष तरह की चीज़ का आप वर्णन करते हैं, कुछ विशेष तरह की चीज़ का जिक्र किए हुए रहते हैं, तो उससे संबंधित आपसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। हालांकि जहाँ तक ये दो चीज़ों का सवाल है तो कम ही प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन प्रश्न बने हैं, इसलिए इन दो चीज़ों को लेकर के भी आपको तैयार रहना है। इसके बाद फिर पर्सनल डिटेल्स के बाद आपका शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपकी किस तरह की रही। मैट्रिकुलेशन आपने जिस इंस्टीट्यूशन से किया है उसका नाम बताइए, फिर जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है उसका नाम बताइए, कब आप पास किए हैं, कब और कितने परसेंटेज आप लाए हैं। यदि इंस्टीट्यूशन का नाम कोई विशेष शख्सियत, कोई विशेष पर्सनालिटी, किसी महान व्यक्ति के नाम पर है, चाहे वो आप मैट्रिकुलेशन जिस इंस्टीट्यूशन से किए हैं उसमें आप उस तरह के नाम को देखते हैं, या 10+2 किए हुए हैं और उसका नाम कुछ इस तरह का रहता है, या आप स्नातक की डिग्री किए हुए होंगे जिस इंस्टीट्यूट से, या स्नातकोत्तर की डिग्री आप जिस इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से आप किए होंगे, उसका कुछ तो नाम होगा ना। हो सकता है कि उस नाम में किसी पर्सनैलिटी से उसका कनेक्शन हो सकता है। जैसे पीजीटी या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से आप यदि करते हैं तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ प्रश्न बन सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। ओके, अब क्या है, फिर इधर आप देखिएगा ईयर ऑफ पासिंग। मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के बाद आपने गैप रख दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप किए 2 साल का गैप रख दिए, 1 साल का गैप कर दिए। आपने ये गैप क्यों रखा, क्या कर रहे थे? अब मान लिया जाए कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिए, पीजीटी भी कर लिए आप,
इसके बाद फिर 2 साल 3 साल का गैप हो गया या कुछ ही महीनों का गैप हो गया, तो इस गैप में आप कर क्या रहे थे? ठीक है, आपको अभी तक सफलता क्यों नहीं प्राप्त हुआ? आप तो ग्रेजुएशन 4 साल पहले 5 साल पहले ही किए हुए थे, तो इतने वर्ष बीत गए हैं, आपको सफलता क्यों नहीं प्राप्त हुआ? इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपके इस शैक्षणिक जो डिटेल्स है आपने जो दे रखा है, उससे संबंधित कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसमें आपका विषय है ना, एक विषय भी आप इसमें जोड़ दीजिएगा, सब्जेक्ट भी जोड़ दीजिएगा। किस में? हालांकि मैट्रिकुलेशन तो छोड़ ही दीजिए, इसमें तो हर तरह के विषय पढ़ने पड़ते हैं। इंटरमीडिएट से आप चालू करिएगा कि इंटरमीडिएट में आपका कौन सा विषय था, ग्रेजुएशन में आपका कौन सा विषय था, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कौन कौन सा विषय था, पीएचडी आप किस तरह से किए, है ना। मान लीजिए कि आप स्ट्रीम को बदल दिए, आप अपने क्या है कि अपने विषय को बदला, आप विज्ञान संकाय से आप सीधा सीधी आप कला वाले संकाय में आ गए। क्यों आए? क्या वजह था? क्यों नहीं अपने विषय को कंटिन्यू रखें आगे? ठीक है, तो कई इस पर प्रश्न बन सकते हैं। फिर आपका परसेंटेज तो अगले के पास मौजूद रहेगा। वो देखेगा कि मैट्रिकुलेशन में आपने 90% लाया, इंटर में आपका घट गया 70% या 80% आया, ग्रेजुएशन में और भी घट गया 60% आपका आया, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देख रहे हैं कि वही 60-65 के अराउंड आपका मार्क्स आया। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह बताइए कि आपका मार्क्स इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा था, है ना। आप ग्रेजुएशन में इतने कम अंक क्यों लाए, क्या वजह था? पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स क्यों कम आया? आप 3rd डिवीज़न लाए हैं, बहुत ही कम अंक लाए हैं, तो क्यों लाए हैं? क्या उसके लिए आपके पास रीज़न हो सकता है, बताएं। ठीक है, कई सारे प्रश्न इस पर बनेंगे, आपको इसके लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना है। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रह सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है ना। हम लोग तो काफ़ी फ़ख्र से बोलते हैं कि मैं काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं काफ़ी सकारात्मक सोचता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं सकारात्मक तरीके से लेता हूँ, मेरे पास नेतृत्व की कला है, हम किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं काम को करने के लिए। स्ट्रेंथ्स की गिनवाने की जहाँ तक बात है, स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ आप गिनवाते चले जाते हैं, लेकिन जहाँ तक वीकनेसेस की बात है, इस पर शायद ही लोग कार्य करते हैं। आपकी वीकनेसेस क्या है, इस पर आप हो सकता है कि असहजता का अनुभव करें। आप यदि खुद के स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं तो वीकनेसेस के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। वीकनेसेस में बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सर मैं थोड़ा सा भावुक प्रवृत्ति का हूँ, या कभी कभी मैं कोई भी काम को लेकर के इतना ज़्यादा खुद को उस काम में संलिप्त कर लेता हूँ कि मुझे दूसरे तरह के कार्य, यहाँ तक कि मैं अपना जो रूटीन है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। ध्यान रखना है कि वीकनेसेस को जिक्र करते समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका वीकनेस ऐसा होना चाहिए, काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से आपको इसके लिए खुद को तैयार करना है। आपका वीकनेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा वीकनेस वहाँ पर आपको बयान करना है जिसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब वो लगे कि यार ये तो सकारात्मक चीज़ है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगे कि इसमें नकारात्मकता का भाव है। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से रिलेटेड आपको इस तरह की बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद क्या है कि एक्सपीरियंस है ना, आपके पास यदि एक्सपीरियंस है, चूँकि आप साधारण विभाग के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास कौन कौन से एक्सपीरियंस है, किस तरह का तजुर्बा है, किस तरह का अनुभव आपने अर्जित किया है, उसके अगर है तब फिर उसका जिक्र ज़रूर कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर अचीवमेंट्स आपके क्या क्या है अभी तक का, चाहे वो स्कूल स्तर का हो, चाहे इंटर स्तरीय स्तर का हो, चाहे वो आपका स्नातक स्तर का हो,
स्नातकोत्तर स्तर का हो, चाहे वो बाद के स्तर का हो, तो यदि कोई अचीवमेंट आपको प्राप्त हुआ है, देखिएगा अचीवमेंट, आप कोई डिग्री हासिल करते हैं तो वो आपके लिए अचीवमेंट नहीं है। आपने पीजीडीटी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कर लिया, तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट है? नथिंग। इसे हम लोग अचीवमेंट नहीं मानेंगे। अचीवमेंट मानेंगे यदि आप स्थानीय तौर पर कोई काम करते हैं, आपको रिकग्निशन प्राप्त हुआ, अर्थात आपको पहचान की प्राप्ति हुई, राज्य स्तर पर आपने ऐसा काम किया जिससे कि आपकी पहचान प्राप्त हुई, या आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा काम किए हैं, है ना, और इसके कारण से आपको इनाम भी मिला या आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, तो उन सभी चीज़ों को आप जिक्र ज़रूर करिएगा, है ना। कोशिश यह ज़रूर करना है कि इंटरव्यूअर के अनुसार आप न चल करके आप इंटरव्यूअर्स को अपने अनुसार चलायमान करें। आप जो परोसना चाहें अगला वही ले करके आपसे प्रश्न करें, मतलब आपके ही चहीते प्रश्न आप से पूछे जाएं, तब इससे बेहतरीन बात क्या हो सकता है। इसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, काफ़ी सारे मॉक्स आपको लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अचीवमेंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया। यदि आपने कोई प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, तो मुझे अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे क्या सभी को प्राप्त हुआ था, और वो जो प्रोजेक्ट था मिट्टी का क्षरण को कैसे रोका जाए, इस पर मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करते हुए काफ़ी बेहतरीन रूप से, जहाँ तक मेरा ज्ञान का स्तर था उसका अच्छी तरह से प्रयोग करते हुए मैंने बहुत ही बेहतरीन एक प्रोजेक्ट बनाया। उसके लिए मुझे इनाम भी मिला, सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ। यदि आप इस तरह का कोई कार्य किए हुए हैं तब आप उसका जिक्र ज़रूर करिएगा। और आपसे पूछा जाए कि आपकी अचीवमेंट क्या है, तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को अचीवमेंट के रूप में दर्शा सकते हैं। आप यदि कोई क्रिकेट खेले हुए हैं, राज्य स्तरीय क्रिकेट खेले हुए, तो आप उसका जिक्र आप कर दीजिए। अगला यह जानना चाहता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप सही है या नहीं है ना। ये तो नहीं कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा बन करके आप हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं उसके पास मोटिवेशन की शक्ति आती है, उनके पास टीम स्पिरिट आती है। समझ में आया? इस कारण से आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के काम करना चाहिए। आगे देखिएगा पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। देखिएगा हॉबीज़ या इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है, तो किसी भी व्यक्ति का कोई ज़रूरी नहीं है एक ही हॉबी हो, 2-3 हॉबी हो सकता है। आप उसका जिक्र करिए। हॉबी को चयन करते समय में या हॉबी के बारे में आपको तैयार करते समय में ध्यान यह रखना पड़ेगा कि जो भी हॉबी आप दे रहे हैं उसके बारे में आप प्रॉपर ज्ञान, उचित ज्ञान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। मान लिया जाए कि आपकी रुचि है स्विमिंग में, है ना, स्विमिंग में आपकी रुचि है, तैराकी में आपकी रुचि है, तब आपको कुछ तैराकों के बारे में जानकारी रख लेनी चाहिए। किस तरह की स्विमिंग होती है, कितने तरह के स्विमिंग होते हैं, बटरफ्लाई स्विमिंग क्या होती है, फ्री स्टाइल स्विमिंग क्या होती है ना। इसमें ओलंपिक में कुछ गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर्स के नाम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो स्विमर्स है उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई स्विमर है उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा ईमानदारी पूर्वक हर चीज़ का बखान करना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि जहाँ पर भी आप प्रश्न के उत्तर को घुमावदार तरीके से बोलते हैं, तब अगला पकड़ लेगा, एक झटके में पकड़ लेगा और वह उसी से संबंधित कुछ दूसरे तरह से प्रश्न पूछ करके आपको फंसा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको बुरा लगेगा, आपका आत्मविश्वास नीचे जा सकता है, आपका इंटरव्यू पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो सकता है। इसलिए कोशिश करें जितना हो सके और उतना आप पूरी ईमानदारीता के साथ अपने से संबंधित प्रश्नों को रखें।
और पर्सनल क्वेश्चंस को तो आप नकार ही नहीं सकते, नकारिएगा तो फिर वो जो है ना सो नेगेटिव में चला जाएगा। आप अपनी ज्ञान को लेकर के आप आई एम सॉरी या माफ़ करें सर मुझे इसके बारे में सूचना नहीं है, ऐसा आप कह करके निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन जितने भी प्रश्नों का अभी हम लोगों ने जिक्र किया, जितनी भी चीज़ों के को लेकर के हम लोगों ने जिक्र किया, इनमें से यदि आप किसी भी प्रश्न का जवाब अगर नहीं देते हैं या उन प्रश्नों को लेकर के आप असहजता का अनुभव करते हैं, तब तो आप मान करके चलिए कि गड़बड़ हो गया। ओके, इसके बाद फिर देखिएगा फैमिली डिटेल्स का जिक्र आप अपने बायोडाटा में ज़रूर करें। पिताजी क्या करते हैं, पिताजी का नाम बताइए, क्या करते हैं, कहाँ पर है, क्या आप पिताजी की मदद करते हैं, है ना, घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं, माँ क्या करती है, तो उनसे संबंधित, उनके ऑक्यूपेशन से संबंधित आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आपके भाई बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं, इसके बारे में भी अगले को जानकारी चाहिए कि आप जिस घराने से आ रहे हैं वो घराना कितना शैक्षणिक है ना, कितना शिक्षित है, आई एम सॉरी कितना शिक्षित है, इसके बारे में अगला जानकारी रखना चाहते हैं, ठीक है। कम से कम इतनी तरह की चीज़ों के बारे में आपको खुद को तैयार कर लेना अति आवश्यक है। नहीं तैयार करते हैं तो फिर आप वहाँ पर असहजता का अनुभव करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का सेशन इंटरव्यू से संबंधित काफ़ी लाभदायक रहा। आप इससे ज़रूर ही लाभ उठाइएगा। इस बायोडाटा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जा कर के आप डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट करिए और सभी एक एक चीज़ को लेकर के जिस तरह से मैंने बात किया, जिस तरह से मैंने प्रश्नों को उठाया, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आप खुद को तैयार करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले कड़ी में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि प्रश्न कैसे रह सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया इसी वीडियो लेक्चर में कि प्रश्नों की श्रेणियाँ क्या क्या हो सकती है, पर्सनल कैटेगरी के क्वेश्चंस, इसके बाद फिर आप अपने डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न के रह सकते हैं, है ना। हम लोग उन सभी प्रश्नों को लेकर के एक एक प्रश्न को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।